नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वितान भाग 2 पुस्तक से पाठ 1 सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग पाठ जो है वो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित है। इसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में इन्होंने स्नातक किया था, बीए पास किया था और फिर दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए सन 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। और जो इनकी जो रचनाएं हैं वो कहानी संग्रह भी है। कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्या व्यंग संग्रह है, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, किस्सा गो, इस देश का यारों क्या कहना, साक्षात्कार लेख संग्रह है बातों बातों में, और संस्मरण है लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। टेलीविज़न धारावाहिक जो है वो है हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आप देखेंगे कि लेखक जो हैं इन्होंने पटकथा भी लिखी हुई है, जिसको जो चैनल पे टेलीविज़न पे दिखाया भी गया है धारावाहिक के रूप में, और बहुत ही प्रसिद्ध धारावाहिक इनके रहे हैं अपने समय के। जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिल्वर वेडिंग की बात की जा रही है। सिल्वर वेडिंग अर्थात जब विवाह को 25 वर्ष हो जाते हैं तब सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखती है और इसमें ये दिखाया गया है बच्चों कि इसमें जो नई पीढ़ी है और जो पुरानी पीढ़ी है, अर्थात इसमें जो मुख्य पात्र हैं वह हैं यशोधर बाबू, जिनको वाई.डी. पंत के नाम से भी पाठ में जाना जाएगा। तो वाई.डी. पंत और यशोधर बाबू एक ही व्यक्ति हैं और यशोधर बाबू जो है वो पुरानी विचारधारा के हैं और इनके बच्चे जो है वो नई विचारधारा के हैं। तो प्रस्तुत पाठ में पूरे समय जो है वो नई और पुरानी पीढ़ी के बीच जो विचारों का मेल जोल है वह उसमें मतभेद दिखाया गया है, यानी कि वैचारिक मतभेद जो है वो दिखाया गया है और वो कहीं न कहीं पीढ़ी के अंतराल के कारण है। इसमें दो जुमलों का अक्सर प्रयोग आपको मिलेगा। एक तो ये कि जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। तो जो हुआ होगा से तात्पर्य यह है कि अब जैसे होता है ना कोई चीज़ की क्या हुआ, तो दूसरा उत्तर देता है जो हुआ होगा सो हुआ होगा, यानी स्थिति जो है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। और दूसरा है समहाउ इम्प्रॉपर। यशोधर बाबू को अधिकांश उनके बच्चों के द्वारा की गई चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज में हो रही हैं वो उनको इम्प्रॉपर यानी सही नहीं मालूम होती हैं। वो सब बातें उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर दो जुमलों का अधिकांश इसमें प्रयोग आपको मिलेगा। अब हम आते हैं पाठ में। पाठ है सिल्वर वेडिंग। पाठ आप देखिए, चित्र ऐसे ही आपके उसमें दिया हुआ है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो भी मैंने इसी में आपको दे दिए हैं। अभी मैं आपको इसमें पैराग्राफ के अनुसार समझा देती हूँ। यह आप देखिए, दृश्य में ये दिखाया गया है कि एक ऑफिस का दृश्य है जहाँ फाइलें वगैरह रखी हुई हैं। तो इसमें आपको जो है वो ये बताएं, सबसे पहले ये जो दृश्य है वो यशोधर बाबू के कार्यालय का है, उनके ऑफिस का है। जो यशोधर बाबू हैं वह सेक्शन ऑफिसर हैं। तो यहाँ से पाठ जो है वो शुरू होता है उनके कार्यालय से। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. अर्थात यशोधर बाबू पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी।
उन्होंने जब दीवार पे देखा कार्यालय की जो ऑफिस की जो घड़ी थी उस पर 5:25 हो रहा था। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे, यानी उनकी घड़ी में 5:30 हो रहे थे और जो ऑफिस की घड़ी थी वो 5 मिनट लेट थी। इतने में जो पंत जी अपनी घड़ी जो रोज़ाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, जो यशोधर बाबू हैं वह अपनी घड़ी को जो प्रतिदिन समाचार रेडियो से जो है वो मिलाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे पहले जो घड़ी लोग कलाई घड़ी लगाते थे वह आज की तरह डिजिटल नहीं हुआ करती थी। उसका समय सही मिला करके लोग उसमें चाबी भरते थे, फिर उसको समय के अनुसार जो है वो मिलाते रहते थे। तो इस तरह से जो रेडियो पे समाचार आता था उसमें टाइम बताया जाता था कि अब सुबह के इतने बजकर के इतने मिनट हुए हैं, तो उससे लोग मिलाते थे, वो आकाशवाणी से मिलता था, तो वो सही टाइम हुआ करता था। इसलिए उन्होंने जो यशोधर बाबू उन्होंने जो दफ्तर की घड़ी थी उसको सुस्त बताया। सुस्त बताया मतलब वो धीमी चलती है। फाइल आउटरे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। उनके ही कारण, मातहत मतलब जो उनके अंडर काम करते हैं लोग, उनके बारे में कहा गया है। और उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद अर्थात किसनदा से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो यशोधर बाबू हैं उनके ऊपर जो है अगर किसी का प्रभाव पड़ा है तो वह है किसनदा। बच्चों यहाँ पर किसनदा अर्थात कृष्णानंद का उल्लेख आ गया है। मैं आपको कृष्णानंद के बारे में बता दूं कि कृष्णानंद वह व्यक्ति हैं, जब यशोधर बाबू काम की तलाश में दिल्ली आए थे तो उस समय इनका अपना कोई नात रिश्तेदार यहाँ पर नहीं था और न इनके कहीं रहने का ठिकाना था, न भोजन आदि का। तो जो भी लोग दिल्ली काम की तलाश में आते थे उनको जो किसनदा हैं वह अपने ही क्वार्टर में रखते थे। चूँकि वह तो नौकरी करते थे तो अपने क्वार्टर में रखते थे, उनका विवाह आदि नहीं हुआ था और वहीं पर कई लड़के रहते थे और सब मिल करके एक साथ भोजन आदि बनाते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अपरिचितों को भी वह एक संरक्षण देते थे, जिससे युवा जो है वो वहाँ पर टिक जाएं और अपना काम कर लें। शहर में सबसे अधिक समस्या जो है वो नए शहर में आकर के रहने की होती है। यदि रहने को स्थान मिल जाए तो हर व्यक्ति जो है वो टिक सकता है। तो ये योगदान जो है वो कृष्णानंद जी का था कि यशोधर बाबू को जो है वो उन्होंने ही अपने घर पे रखा था और नौकरी भी इन्होंने ही दिलाई थी और उन्हीं का पूरा प्रभाव, उनका पूरा व्यक्तित्व जो है वो यशोधर बाबू के ऊपर पड़ा है। कह सकते हैं कि अमिट छाप जो है वो पड़ी है, जो कि यशोधर बाबू को कभी भी बदल नहीं पाई। अब इस पैराग्राफ में आप देखिए सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए छोकरे चड्ढा की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बारे में बताया गया है कि वह कैसा मोहड़ी जो है वो चौड़ी मोहड़ी वाला पतलून पहनता है, ऊंची एड़ी वाले जूते पहनता है और ये सब देख करके पंत जी को ये सारी चीज़ें जो है वो समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। थोड़ी सी बदतमीजी करते हुए उसने कहा एज यूजुअल, बोला बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। तो यहाँ पर चूनेदानी जो है वह जो पान खाने वाले लोग होते हैं वह चूने को रखने के लिए उनके पास एक छोटा सा पात्र होता है, उसमें रखते हैं। यहाँ पर चूनेदानी जो है वो घड़ी के लिए कहा गया और ये उसने व्यंग किया था, क्योंकि उसने ये कहा कि आपकी घड़ी जो वो सही वक्त नहीं बताती उनकी दृष्टि में। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। अनदेखा करते हुए उनकी धृष्टता को, मतलब उनका स्वभाव जो है वो शिष्ट नहीं लगा, तो उसको अनदेखा करते हुए उन्होंने कहा कि एक एक मिनट यह सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर के पंत की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे।
उनको साहब कहते थे किसनदा को, और साहब ही समझते भी थे, यानी कि बड़े छोटे का बहुत लिहाज था। इस तरह से जिस तरह से अभी यहाँ पर चड्ढा ने बात की यशोधर बाबू से, ऐसी हिम्मत उस समय इनके समय में नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि बता दिया गया कि यह भी नया छोकरा है, अर्थात अभी कम आयु का है, नवयुवक है। तो इस तरह से उसके बातचीत का लहजा और यशोधर बाबू के बातचीत के लहजे में अंतर आपको यहीं से दिखाई दे जाएगा। कहना है कि अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाएगी। तो उनको लोगों ने सलाह दी और चड्ढा ने कहा कि भाई अब जो है आप नई घड़ी ले लो, डिजिटल वाली, जो कि सस्ती भी मिल जाएगी और टाइम भी सही बताएगी। तो इस तरह से ऑफिस का माहौल है। यशोधर बाबू कहते हैं कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों, कैसी रही। इस तरह का नहले पे दहला जवाब देते हुए यशोधर बाबू ने जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो नहले पे दहला मतलब सटीक उत्तर देते हुए, जवाब देते हुए चड्ढा का उन्होंने ऐसा कहा। अब इस पैराग्राफ में आप देखेंगे ये बताया गया है कि यशोधर बाबू अल्मोड़ा में जो है वो पढ़े थे। अल्मोड़ा से ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और फिर इस तरह आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था। जब इसमें ये बताना है कि जैसे जब कोई अच्छा कार्य करता है या आगे बढ़ता है तो लोग हाथ मार करके दाद देते हैं। दाद देना मतलब प्रशंसा करना। ऐसे ही परंपरा किसनदा के क्वार्टर में भी थी। ये जहाँ रहते थे किसनदा के यहाँ, वहाँ के क्वार्टर में यानी उनके रूम पर भी सब लोग एक दूसरे को ऐसे ही दाद देते थे, अर्थात प्रशंसा करते थे। किसनदा जो है वो कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़कों का ठिकाना यह बने हुए थे। अर्थात इनके यहाँ, जैसे मैंने बता दिया था कि जो इनके यहाँ लोग आते थे वह उनको रख लेते थे और वहीं पे लोग अपना बनाते खाते थे। पहाड़ी लड़कों की बात इसलिए की गई है क्योंकि किसनदा भी जो है वो पहाड़ी थे और यशोधर बाबू भी जो हैं वो पहाड़ी ही थे, कुमाऊं के थे। तो आगे क्योंकि इसका उल्लेख आएगा। जिस समय यशोधर बाबू दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किसनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बना करके रख लिया। मेस का रसोइया मतलब जैसे भोजनालय होता है, हॉस्टल आदि में आप देखते हैं ना मेस होती है, तो ऐसे ही मेस में सब लोगों के लिए खाना आदि बनता है, तो वहाँ का रसोइया बना करके इनको रख लिया था। यही नहीं, उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपये भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सकें और गांव पैसा भेज सकें। तो इस तरह देखेंगे कि पहले के लोग एक दूसरे की बहुत मदद भी किया करते थे। आज के समय में यह परंपरा कम देखने को मिलती है क्योंकि आज अविश्वास की स्थिति अधिक हो गई है। लोग इस तरह से नए व्यक्ति पे, किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। बाद में इन्हीं किसनदार ने अपने ही नीचे इनको नौकरी दिलवा दी और फिर पूरे जीवन इनका जो है वो मार्गदर्शन भी किया। चड्ढा ने जोर से कहा कि बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए। तो आपको बता दें बच्चों कि यहाँ पर जो यशोधर बाबू हैं वो ऑफिस में थे और फिर ऑफिस से ही बैठे बैठे उनको अपनी पुरानी बातें याद आने लगी और वो किसनदा को याद करने लगे। तो मेनन ने पूछा कि आप किस ख्याल में खो गए और फिर उसी समय पूछ दिया कि आपकी शादी कब हुई थी। तो यशोधर बाबू ने सपकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, मेनन की तरफ जो है मुँह करते हुए बोले कि नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। यानी मेरी शादी जो है वो कब हुई थी, 6 फरवरी 1947 को। तो इसमें उन्होंने ये बताया। मेनन जो है वो तेज था, उन्होंने हिसाब लगा करके बताया कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि उसने जोड़ लिया था कि आज इनकी शादी को 25 वर्ष हो गए हैं। तो उसने कहा कि आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, यानी शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। तो इस तरह से व्यक्ति को जब कोई अचानक याद दिला दे तो
थोड़ी सी शर्मिंदगी से आ जाती है, और यह अदा उन्होंने किशनदास से सीखी भी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा कि सुन भाई भगवान दास, चपरासी का नाम क्या था? भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर फटाफट। चा मतलब चाय, तो ये बोलने का लहजा है अपना। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। गोरे साहबों के अर्थात अंग्रेज़ों के सब चोचले हैं, ये हम लोग नहीं मनाते। तो चड्ढा ने कहा कि मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेवा, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली जा रही है। तो इस तरह से आपस में बातचीत कर रहे हैं। बड़ी माया निकली जा रही है मतलब माया मतलब धन, पैसे, रुपए। तो कह इसमें आपके कौन से बहुत अधिक रुपए लग रहे हैं, सिर्फ चाय मट्ठी और लड्डू ही तो हम मांग रहे हैं। यशोधर बाबू ने जेब से 10 रुपये निकाले और फिर निकाल कर कहा, आप लोग चाय पानी पीजिए, आई डोंट नॉट माइंड, मतलब मैं माइंड नहीं करूँगा, आप लोग जो है चाय पानी कीजिए, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर मैं इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी के शब्दों का, हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्दों का बहुतायत प्रयोग इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इंसिस्ट करना मतलब आग्रह, और मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इनको ये बातें जो है वो इम्प्रॉपर लगती हैं, सही नहीं मालूम होती, इसलिए वह इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अर्थात वह इस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप लोग जो चाय पानी की पार्टी कर रहे हैं वो आप लोग करिए और माइंड मत करिएगा, मुझे ये पसंद नहीं है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, अपने अगर 30 रुपये हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। तो इस तरह से वह 10 रुपये नहीं बल्कि 30 रुपये उनसे मांगता है। सारा सेक्शन इस पैराग्राफ में देखिए, सारा लेखक कह रहे हैं कि सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये जो है वो हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च यानी कि प्रतिदिन का खर्च नगण्य हो, मतलब जीरो, नगण्य मतलब जीरो, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट का अर्थ होता है हिंदी में सचिवालय, कहाँ नौकरी करते थे वो? सचिवालय। वहाँ तक जो है वो साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं। तो पहले तो जो यशोधर बाबू हैं वो साइकिल से आते जाते थे, लेकिन अब पैदल आते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि बच्चे अब आधुनिक युवा हो चले हैं। आधुनिक युवा से तात्पर्य आप देखेंगे एक तरह से ये व्यंग्य भी है, और यह भी दिखाया गया कि आधुनिक युवा होना, युवा तो व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो युवा अवस्था, प्रौढ़ा, वृद्धा, ये सारी अवस्थाएं आएंगी, लेकिन आधुनिक युवा शब्द जो लगा है तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि जो आधुनिक युवा हैं उनमें पुराने लोगों को लेकर के वैचारिक मतभेद हमेशा बना रहता है। तो इस तरह से आप जो है इसमें देखेंगे अब जो है वो ये पैदल ही आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को इसमें जो है वो इंसल्ट महसूस होती है, उनको अच्छा नहीं लगता, और बच्चे उनसे कहते हैं कि पिताजी आप स्कूटर ले लीजिए, लेकिन पिताजी को जो स्कूटर है वो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, वो अच्छी नहीं लगती उनको, और गाड़ी जो 4 व्हीलर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10 के 2 नोट और निकाल दिए, यानी 30 रुपये दे दिया, और फिर इस तरह से हंसी मजाक का दौर चलता रहा। और सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए चड्ढा जी तो जो है सबको चाय पानी कराए, लेकिन यशोधर बाबू वहाँ पर नहीं रुके, और फिर उनके साथ बाकी लोग जो है वो बैठ करके अपना चाय पानी पी लिए। हंसी मजाक कर लेना जो है वो किशनदास से ही यशोधर बाबू ने सीखा था, लेकिन उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। तो ये किशनदास भी ऐसे ही करते थे कि औरों को तो चाय पानी करा देते थे, लेकिन उनके साथ बैठ करके गप गपाष्टक अर्थात इधर उधर की बातें करना जो उनको पसंद नहीं था। ऐसा यशोधर बाबू के विचार में भी सही था, तो वह भी ऐसा ही करते थे।
ये यशोधर बाबू ने इधर ऐसा कर लिया था कि वो रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था। ये नई रीत इन्होंने अपनाई थी, वहीं जाकर के प्रभु के ध्यान में बैठ जाते थे। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती थी, बुरी लगती थी। वो कहते थे कि बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े हो गए हैं जो रोज मंदिर जाएं और इतना ज़्यादा व्रत करें, ऐसा करते हैं। और फिर यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसनदा के अनुसार यही निशानी है, अर्थात जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं वो अपने ही सिद्धांत पे चलते हैं। ऐसा किसनदा से उन्होंने सीखा था। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना जुलना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, पर वह घर कितने बजे पहुंचते हैं? 8 बजे तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर कि ऐसा बच्चों इस स्थिति में भी होता है कि जैसे आपने हरिवंश राय बच्चन की पहली कविता पढ़ी थी, तो उसमें ये बताया था कि कभी ये कहते हैं ना कि मैं क्यों बेवल हूँ, घर जाने के लिए मैं क्यों बेवल हूँ, मेरा इंतज़ार करने वाला कौन है। तो ऐसे ही घर में जो है वो यशोधर बाबू की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, उनके विचारों से मेल खाने वाला भी कोई नहीं है। तो इसलिए वो जब 5 बजे ऑफिस से निकलते हैं तो वो बिरला मंदिर जा कर के बैठते हैं और 8 बजे और उसके बाद जा कर के ही वो अपने घर पहुंचते हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। तो जब वो बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह एकदम से वहाँ पड़ गई, उस कंपाउंड में, उस घेरे में, उस अहाते में, जहाँ पर किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर पहले रहता था और जहाँ ये यशोधर बाबू और इनके साथ अन्य लोग भी जो है रहते थे जब वो नौकरी खोजने आए थे। अब वहाँ एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। तो इसमें ये दिखाया गया कि दिल्ली की स्थिति जैसी पहले थी अब वो बदल गई है। अब वहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं वो बन गई हैं और जो पुराने मकान, पुराने क्वार्टर थे, उसको जो है वहाँ से हटा दिया गया है। तो जब यशोधर बाबू आए थे तो किसनदा के यहाँ उनके क्वार्टर में रहते थे और उनका क्वार्टर जो है वो गोल मार्केट में ही था। तो वहाँ पे अब जो है वो उस तरह की के क्वार्टर नहीं रह गए हैं। अब जो है वहाँ नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और इनको भी, जो यशोधर बाबू हैं, इनको भी वहाँ पर इनकी जो पोस्टिंग है, उसके जो पद है उसके अनुसार इनको भी D2 टाइप का क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर मिली थी, लेकिन इन्होंने वह क्वार्टर लेने से मना कर दिया क्योंकि ये जो है जिस क्वार्टर में ये पहले से रहते थे उसको ये छोड़ना नहीं चाहते थे। एक तरह से गोल मार्केट ही नहीं छोड़ना चाहते थे जहाँ इनकी यादें बसी हुई हैं। तो पत्नी इनसे कहती है कि अगर जब कभी भविष्य में यह आपको छोड़ना हुआ तब क्या करोगे? तब वो कहते हैं कि तब की तब देखी जाएगी। और फिर वह मुस्कुराते हैं और यह जो इनकी स्टाइल है या अदा है जिसको कह सकते हैं, वह किसनदा से ही सीखे हुए थे। किसनदा ऐसे ही करते थे। तो इस तरह से पूरी तरह से किसनदा का व्यक्तित्व यशोधर बाबू में समाया हुआ है। यह सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। तो जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती ही नहीं है। तो जो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल विपरीत लगती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं यशोधर बाबू को इम्प्रॉपर लगती हैं, समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। चूँकि लड़के ने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की और उसको 1500 रुपये पे कंपनी ने रख लिया, और कहाँ दूसरी तरफ यशोधर बाबू रिटायर की अवस्था में हैं और अभी 1200 रुपये पाते हैं। तो उनको
अपने बेटे की, जो साधारण ही है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उसने पढ़ लिया है, लेकिन उसकी नौकरी और उसका वेतन उनको समहाउ इम्प्रॉपर ही लगता है। वो कहते भी हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस कंपनी में ज़रूर कुछ पेच होगा। तो यह उनकी सोच थी। यशोधर जी का दूसरा बेटा, यहाँ पे उनके बच्चों के बारे में बताया गया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो उनका पहला बेटा है भूषण, वो 1,500 रुपये पे किसी विज्ञापन कंपनी में काम करता है, और जो दूसरा बेटा उनका है वह IAS देने की तैयारी कर रहा है। और एक बार उसका पिछले साल, इसमें बताया गया कि पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में उसका नाम आया था, लेकिन उसमें उसने ज्वाइन नहीं किया, उससे इनकार कर दिया, तो IAS की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा जो है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी है जो कि तमाम जो वर हैं उनको रिजेक्ट कर चुकी है। अर्थात बहुत सारे शादी के लिए लड़कों की बात चलाई जाती है, लेकिन उन सभी लड़कों को वो अस्वीकार कर देती है और डॉक्टरी की उच्चतम पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने के लिए वो कहती है। तो इस तरह से यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नई और पुरानी पीढ़ी का दिखाया गया है। यहाँ ये भी दिखाया गया है कि यशोधर बाबू जो है अपने नाते रिश्तेदारों से संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उनके घर के जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, वह इस तरह के सगे संबंधियों से किसी भी तरह का संबंध रखना उचित नहीं समझती हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो है इस पैराग्राफ में कि वह कोई मूल रूप से जो है वो ऐसे संस्कार में नहीं पली बढ़ी हैं जिससे बहुत मॉडर्न हो, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है। मॉड मतलब मॉडर्न बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। तो इसमें ये दिखाया गया कि उनकी जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, और संयुक्त परिवार में जो मुखिया होता है उसका ही सारा नियम कानून चलता है। तो इस तरह से जैसे उनकी जिठानियाँ रहती थीं, जैसे उनकी चाची सास रहती थीं, वैसे ही आचार विचार से उनको भी रहना पड़ता था, ऐसे ही बंधनों में उनको रखा भी जाता था। वो खुद कहती हैं कि ऐसा लगता था कि जैसे वह कोई युवा औरत नहीं बल्कि बुढ़िया हैं। कहते हैं कि जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए जाते थे, ऐसा वो कहती हैं। तो ऐसा होता भी था पहले, जैसी आज की स्थिति है ऐसा पहले नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, जो आज के समय में नहीं है, ख़ास तौर से स्वतंत्रता। तो जैसा जो है घर में एक व्यक्ति करता था, मुखिया करता था, जैसा कहता था वैसा ही हर एक व्यक्ति को अपना रहन सहन बना के रखना पड़ता था। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि बुढ़िया ताई के लिए जैसे नियम थे वैसे ही उनसे भी कराए जाते थे। और फिर उनको ये शिकायत भी है कि यशोधर बाबू ने कभी भी उनकी तरफदारी नहीं की, उन्होंने कभी भी उनका इस मामले में साथ नहीं दिया। तो अब आगे वो कहते हैं कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। सुविधा मतलब सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ साफ बात। तो उनकी पत्नी भी आप देखेंगे कि बच्चों के साथ रह कर के वह भी ढल गई हैं, लेकिन यशोधर बाबू अपने परिवार में और अपने बच्चों के साथ नहीं ढल पाए हैं। उनका जो वैचारिक मतभेद है वो हमेशा बना रहता है। कहना है कि धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू उनको साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा
बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करें तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा भी कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। तो जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हैं। आप यहाँ देख रहे थे बिरला मंदिर की तरफ से जा रहे थे और फिर वहाँ अहाते पर नज़र उनकी पड़ी जहाँ पे पहले किशनदा रहते थे, तो फिर वो अभी वहीं पर खड़े होकर के ये सारी बातें जो हैं वो अभी चल रही थी। एक निश्वास लंबी सांस छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। डेडिकेट कर देना मतलब समर्पित कर देना। जब व्यक्ति अपने बाल बच्चों से, पत्नी से नाराज़ होता है तो उसको यही लगता है कि नाहक ही उसने शादी विवाह किया। तो ये भी यही सोचते हैं कि वह भी ऐसे ही किशनदा की तरह रहे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर अगले इस पैराग्राफ में उनका जब ध्यान आता है किशनदा का, तो फिर वो ये देखते हैं, खुद को तसल्ली करते हैं कि किशनदा का भी बुढ़ापा कौन सा बहुत सुखी था। और जब वो बताते हैं कि इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब वो रिटायर हुए, किशनदा जब रिटायर हुए तो 6 महीने के बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उनके द्वारा उपकृत मतलब उपकार किए गए इतने सारे लोगों में से किसी एक ने भी अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर लेकर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं पाए, अर्थात ज़्यादा वह पेंशन जो है नहीं ले पाए, साल भर में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता उनका चेहरा वैसे ही जो है अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उनके एक बिरादर से इन्होंने पूछा यशोधर बाबू ने कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। तो ये भी यशोधर बाबू ने सोचा कि जिन लोगों के पास बाल बच्चे नहीं होते, वह घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यानी कि लोग पता ही नहीं पाते। अब घर परिवार में उनके बाल बच्चे रहे होते तो बताते कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तो कोई बताने वाला भी नहीं है। तो इसलिए फिर खुद को तसल्ली करते हैं कि नहीं, जैसा उनका जीवन है वो ठीक है। और यह जानते हैं यशोधर जी कि बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ तक आपने देखा। ये इसमें मैंने कुछ जो है वो जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने दे दी हैं, लिख दी हैं। बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लेंगे। ये इसके क्वेश्चन हैं, ये भी कर लेंगे और फिर आगे के जो पृष्ठ हैं, आगे जो पाठ शेष है उसका पाठन मैं अगले वीडियो में करूँगी और समझाऊँगी। धन्यवाद।